जो लोग हैं वो जिन्नात है, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। आपके आसपास लोग हैं वो जिन है, आप ऐसे कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उस मजार में आज भी ऐसा ही है। आज भी उनके चेहरे पर एक अलग नूर है। इस बारे में हम बात जरूर करेंगे, मैं करना चाहूंगा, पर मेरे दोस्त की जो मैं बात बता रहा हूँ फिर वो मेरे लिए सोचने का विषय बन गया कि यहाँ पर आकर ये बैठ क्यों गई। उसके बाद हाफिज जी ने मुझसे कहा कि आज से करीब 1 साल और कुछ महीने पहले, उनको एग्जैक्ट डेट भी याद थी। उन्होंने कहा कि आज से 1 साल 3 महीने पहले शुक्रवार की रात को वो दिल्ली में एक रोड से आ रही थी और उसने शराब की एक बोतल बगल में झाड़ी में फेंकी थी। मैंने कहा कि हो सकता है, तो आम सी बात है कि अगर कोई निकल रहा है, कोई भी ड्रिंक पी रहा है, अगर वो तो उसने फेंक दिया है। और हाफिज जी ने कहा कि उसे देख कर फेंकना चाहिए। उसने जहां पर फेंका था वो जगह एक जिन की कब्र थी और वो सीधा जाकर उसकी कब्र से टकराई और उसकी कब्र यानी कि उसका जो घर था वो खराब हो गया, ऐसा उनका कहना था। पर मेन बात ये था कि जब वो ठीक हो गई, एक दिन हम रुके वहां पे, जब वो ठीक हो गई हम वापस आने लगे। उसकी मम्मी ने बोला कि चलो दीदी अब सब कुछ ठीक हो गया। हम वापस आ गए बड़े खुशी खुशी। 3 महीने बाद उनकी मम्मी का घर से मेरे पास कॉल आता है और उनकी मम्मी कहती है कि मेरी जो दोस्त है उसकी बहन को वही दिक्कत हो रही है जो उसकी बहन को हो रही है। थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन वापस जब मैं उस जगह पर गया, उस मजार पर गया, तो उस गांव में एंटर करने से पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जिन्नात बसर करते हैं। वापस लौटते समय या ठीक होकर वापस लौटते समय ये मत कहना कि चलो चलते हैं, जो कि उसकी बहन ने कहा था कि चलो चलते हैं, तो वो जिन्नात उसके साथ हो। ओके, तो ये पोजीशन था जो मैंने देखा, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग पोजीशन था। ऐसा शायद आपने भी बहुत कम सुना होगा। मैं तो ये सब चीज सुनी है शायद आप ही के साथ। हर्ष, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दोस्त ठीक हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, यहाँ से 2-3 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, तो चलिए पहला सवाल मैं से शुरुआत करूँगा। तो आपने बताया उसको पोजीशन हो गया था जिन का, फिर ऐसे केसेस में आप जैसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और आप लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम आम भाषा में एग्जॉस्टिज्म के नाम से जानते हैं। आज थोड़ा सा अगर आप एग्जॉस्टिज्म के बारे में बात कर सके, मतलब जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है कि आत्मा की वो अपने काम करवाना चाहती है जिस वजह से वो किसी के शरीर में आती है, क्या सिंपली आप उसका काम कर दो और वो आत्मा चली जाएगी, या फिर इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट? एक्सॉर्सिज्म की जो प्रोसेस होती है वो, सी पैरानॉर्मल इज पैरानॉर्मल बिकॉज इट इज पैरानॉर्मल, देयर इज नो नॉर्मल, राइट? तो हम इसे आम भाषा के हिसाब से सोचेंगे ही नहीं। जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया कि उसने अनजाने में ये गलती करी कि जिन की कब्र पर वो बोतल फेंक दी अनजाने में, फिर भी उसको पोजीशन हुआ। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे कि जानबूझकर गलती करी तो पोजीशन हो गया। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे जहां पर किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया तो पोजीशन हो गया। तो पोजीशन होने के लिए या पोजीशन के तरीके एक नहीं लाखों तरीके हैं। डिपेंड करता है कि वो इंसान की विल पावर क्या है, उस इंसान की अपनी चेतना क्या है, अपनी क्षमता क्या है सोचने और समझने की। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपनी विल पावर की मदद से अपने आप को शायद इस जैसी चीजों से बचा भी सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, क्योंकि अब एक साधु को देखें ना, अब एक साधु को देखें या एक ऐसे इंसान को देखें जो ध्यान करता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप एकाग्र हैं, अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत करें हैं, यानी कि आप एकाग्रचित हैं, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट हैं चीजों को लेकर, राइट? आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज वेरी गुड। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई खंजर मारने आ रहा है तो आप भाप जाएंगे उस चीज को और आप उससे बच जाएंगे। होगा वो तब भी आपके साथ। अगर कोई पोजीशन होना है, आपकी विल पावर मजबूत है, तो आप उससे बच, ये मेरा कहना है। इसमें अर्श से एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हम आस्किंग बट इसका जवाब ना देना चाहें तो ये जो एथियस्ट होते हैं, जो भी नास्तिक होते हैं, हाँ जी, अगर देखा जाए पहले से तो वो उनका तो इन सब चीज़ों में कोई विश्वास भी नहीं है। बिल्कुल नास्तिक आदमी एथियस्ट से शमशान के ऐसे एरिया में जाता है और वो टोटली इर्रेलेवेंट है वहाँ के माहौल से, तो क्या उसकी विल पावर उसको इस किस्म की चीज़ों से बचा नहीं जाएगी? राहुल, मेरा एक ये सीधा कहना है, जब भी कोई मुझसे ये बात कहता है, शायद आप आज
20-30 वर्ष हो गए जो मुझसे एक बात कह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब भी मुझसे कोई एक बात ये कहता है, मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल कहता हूँ जो मैं आपसे करने वाला हूँ कि इंसान की पहली इमोशन क्या है? माँ का प्यार है। बिल्कुल नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली इमोशन क्या होती है? उसे पहले क्या लगता है? साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार मैं बताता हूँ, मैं पैरानॉर्मल नहीं जा रहा हूँ, मैं साइंटिफिक पे जा रहा हूँ। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ऐसा मानना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली इमोशन होती है डर। और कहा जाता है जो इंसान की सबसे पहली इमोशन होती है वो उसके साथ मरते दम तक रहती है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि उस इंसान ने अगर इग्नोर किया है उस जगह को तो उसे डर नहीं लगा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। बात यहाँ एक्सेप्टेंस की है, क्योंकि डर तो इंसान का पहला इमोशन है, वो उसके शरीर से जा ही नहीं सकता। अगर एक एथीस्ट भी है, उसको हाथ में चोट लगती है तो उसको दर्द होता है, दोबारा कभी चाकू उसी जगह पर लगने वाला होता है तो उसे डर होता है। यही एक सीधा सीधा मेरा सिद्धांत है कि शायद जो एथीस्ट है, मैं उसके बारे में कोई बुराई नहीं कहूँगा, कि शायद जो एक एथीस्ट है वो आम इंसानों को आम नजरिए से देख रहा है, लेकिन ऊर्जाएं भी है, ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है तो उस हिसाब से अगर देखें, वो कह रहा है कि ऊर्जाएं नहीं होती हैं, दैट मीन्स वो कह रहा है कि शमशान में ऐसा कुछ मुझे फील होता है जी, नहीं। ऑन दी अदर हैंड वो कह रहा है कि दोबारा अगर चाकू मेरे हाथ पर लगा तो मुझे दर्द होगा, और मुझे ये डर है, तो वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही काम कर रहा है। स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही बोल रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक एनर्जीज को इग्नोर करके दूसरी एनर्जी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसलिए वो एथिस्ट है? Once again, you know, to a person who is as skeptic as I am, कि अगर आप थोड़ा मुझे ना समझा सकेंगे एक्सोर्सिज्म क्या बेसिकली होता क्या है? से अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं भी कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ, मैं खुद को ऐसा इंसान मानता हूँ जो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, जो अगर किसी के लिए प्रेयर करता है, कुछ मांगता है तो वो हो जाता है। ये एक आशीर्वाद है गुरुओं का, ये एक दुआ है एक तरीके की। अगर आप एग्जॉर्सिज्म की प्रॉपर बात करते हैं, पोजीशन के बाद जब हमें मर्ज पता चल जाता है कि आखिरकार उस इंसान को दिक्कत क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि उसके बारे में पता लगाना कि एक्चुअली में क्या हुआ है। और जब हमें पता लग जाता है कि इस पर किसी आत्मा या प्रेतात्मा का साया है, तब हम एक्चुअली में तब हम हीलिंग का एक प्रोसेस करते हैं। इसलिए एग्जॉर्सिज्म का नाम ना देकर मैं मोस्टली हीलिंग ही बोलता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि एग्जॉर्सिज्म नाम के शब्द को बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मैं मुझे तो एग्जॉर्सिज्म भी अपने आप में बहुत एक्सैजरेट चीज़ लगती है, लेकिन फिर हम केस सुनते हैं, लाइक से सपोज एग्जाम्पल के तौर पे एनाबेल का, बिल्कुल, या हमको पता लगती है कुछ जगह जैसे मेदिनीपुर बालाजी है, जी जी, तो मतलब छत मार के या मजबूर हो जाते हैं कि इन चीज़ों पे दिमाग लगाएंगे, इन सब जगहों की इन चीज़ों की रियलिटी क्या है। सो फॉर दैट रीज़न मैं आपसे एक्सॉर्सिज्म के बारे में जानना चाहता था। एक केस था जिसमें आई थिंक ब्रिटिश आपने सुना होगा, जिस औरत के अंदर लूसीफर की आत्मा आ जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत फेमस केस है, एंड अगर आप थोड़ा सा उस केस के बारे में कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट। जी बिल्कुल राहुल, उस केस के बारे में शायद इंडिया में हर एक इंसान को पता है। आपने भी उसकी स्टडी करी होगी कहीं ना कहीं न्यूज़ में तो देखा होगा। और उस केस में एक अलग बात थी। वेदों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि एक शरीर में 2 से ज़्यादा आत्माएं नहीं रह सकती, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और हमारा शरीर उसको ले नहीं पाएगा, काबू नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो केस था जिसमें एक लड़की के अंदर लूसीफर, जिसे हम किंग बोलते हैं डीमंस का, उसकी आत्मा आ गई थी। ये केस दरअसल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सही मायने में अगर देखा जाए तो इसकी रियल फुटेज एक बार नेट पर भी लीक हो गई थी, और इसी पर बेस कई सारी पिक्चरें भी बनी हैं, जिसमें से एक जो बहुत एक्यूरेट मूवी बनी है उसका नाम है दी एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और उस लड़की का नाम था एमिलीज मिशन। ताज्जुब की बात यह है कि उसके शरीर पर पोजीशन हुआ, थोड़े दिन तक तो उसे नकार दिया गया, लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ने लगी पोजीशन की, जैसे मैंने आपको अभी केसेस में बताया कि क्या क्या हो सकता है, जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी तो
पादरी लोगों को बुलाया गया जो एग्जॉर्सिज्म करते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वीडियो टेप ऑन करते हैं ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो पाए। ऑडियो रिकॉर्डर एक होता है जिसमें जो पास में रख दिया जाता है ताकि ये सबूत मिल पाए कि जो एग्जॉर्सिज्म कर रहा है वो जेन्युइन एग्जॉर्सिज्म है या एक मेंटल डिसऑर्डर है। जब एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया पहली बार, अच्छा उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लड़की पर 70 से ज़्यादा बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया है। एक बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने में करीबन 7 दिन लगते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने दिन इस पर एग्जॉर्सिज्म किया गया है। और जितने दिन भी एग्जॉर्सिज्म किया गया है, हर बार उसके अंदर से एक डिफरेंट लैंग्वेज में एक आवाज़ आती थी। कोई जिब्रिश बोल रहा है, कोई हिब्रू लैंग्वेज बोल रहा है, कोई टर्किश बोल रहा है। और जब गौर करने पर पादरी ने नोटिस किया कि आखिर ये सब क्या है, तो रिकॉर्डर से सुनने में ये समझ में आया कि वो 7 अलग अलग तरह के डीमंस हैं। 7 अलग अलग तरीके के डीमंस हैं। बिल्कुल। अब यहीं पर शायद आपका सवाल ये आ जाए कि एक शरीर में अभी मैंने बोला कि 2 आत्माएं से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो दरअसल होता ये था कि जब जब उस पर एग्जॉर्सिज्म होता था, वो चीज़ उस पर से चली जाती थी और एक दूसरी चीज़ उसके शरीर पर आ जाती थी। तो हर बार जितनी बार भी एग्जॉर्सिज्म हुआ है, उतनी बार उसके शरीर पर एक नए तरीके के डीमन ने कब्जा किया। और अंत में जब वो अपना नाम लूसीफर बताता है तो सब डर जाते हैं और ये उसका आखिरी समय होता है। मूवी में भी दिखाया गया है और ये रिकॉर्डिंग में भी ये बात है। बहुत साल पहले टेप रिलीज हुआ था, लेकिन फिर उसे गाइडलाइंस की तरफ से डिलीट कर दिया गया। उसमें ये कहा, एनालिस मिशेल ने ये कहा कि मैं मरने की कगार पर थी, मैं मर नहीं पा रही थी। तो मेरे सामने भगवान आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मेरे साथ जाना है तो चल सकते हो, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी कहानी दुनिया तक जानी चाहिए, इस वजह से मैं नहीं गई। और ये सारी चीज़ें जो पादरी ने एग्जॉर्सिज्म किया था, तो पादरी कोर्ट में बैठकर साबित कर रहा था, क्योंकि कोर्ट उसको गुनहगार मानता है इतनी बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। तो अब इसे आप पैरानॉर्मल तरीके से जोड़े या नॉर्मल, शायद इसमें आप खुद भी कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन झाड़ फूक, काला जादू, वशीकरण, ये सब सच है क्या? और क्या ये लोगों पर असर कर जाता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ओनली ऑन ईटा। Exclusively presents Indian Paranormal Podcast, अर्श और राहुल के साथ। अक्सर ये हम लोग देखते हैं कि लोग अक्सर चौराहों पे कभी कभार एक मिट्टी का कलश जिसको एक लाल कलर का कपड़ा होता है, साथ में एक जनेऊ बांधा जाता है, इस वजह से डाली जाती है। या फिर एक अगर हम लोग एक बहुत सिंपल कॉमन घर के चीज़ की बात करें तो हम लोग घरों पे दुकानों के ऊपर नींबू मिर्च वगैरह को लगाते हैं। हाँ, ये बड़ा आम है, ये बहुत ज़्यादा आम है। तो मैं ये जो इस किस्म की चीज़ें होती है, उसका अच्छा इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ें और सुनते हैं, जैसे वशीकरण का लिया, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों की क्या रियलिटी है? ये जिसको ब्लैक मैजिक बोला है, व्हाट इज दिस ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक, राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, भले ही टॉपिक ब्लैक मैजिक क्यों ना, पर काले जादू नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी सुन के थोड़ा शॉक हो गए। और काले जादू नाम की कभी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सब तंत्र में आता है, अच्छा या बुरा तंत्र। ओके, ये सब एक तंत्र का पार्ट है। तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म, किसी चीज़ को जानना या समझने का मैकेनिज्म। तंत्र मंत्र यंत्र आपने सुना ही होगा। जी, क्या है वो हम अभी बताएंगे। बहुत सारे लोग सॉरी गाइस, अगर आपको ये ऐसा नहीं देखना है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं कराऊँ, इस क्लास का बहुत टाइम लगने वाला है।
समझ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो टॉपिक परकाया प्रवेश, प्रतिक्रिया और अलग आयामों के ऊपर चला जाता है। वो टॉपिक सपनों के ऊपर चला जाता है। वो टॉपिक एक बहुत अलग है कि आप अपने ध्यान को इतना नियंत्रण कर ले कि किसी और की रियलिटी का हिस्सा बन जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मयोंग एक ऐसा शहर है जहाँ से वुडू मैजिक का इजाद हुआ है। उन लोगों ने शायद कुछ ऐसा बना लिया, शायद मंत्रों को जोड़कर या तरीकों को जोड़कर, टोटकों को मिक्स एंड मर्ज करके एक ऐसा तरीका बना लिया जिससे वो किसी भी इंसान के एनर्जी यानी उसका बाल या पैर का अंगूठा उसको लेकर उस पुतले के साथ कंबाइन करते हैं। मतलब पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर, यह आमतौर पर हमारे हिंदू धर्म में बहुत होता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उसकी सुबह शाम पूजा होती है। ये प्रोसीजर है। तो वो लोग उस काले कपड़े में बंधे जो इंसानी आकृति दिखने वाला वो उसे डॉल मानते हैं, उसे वो इंसान मानते हैं और अपने मंत्र विधाओं से, अभिमंत्रित कीलों से उस पर वार करते हैं। तो वो जहाँ पर वार करते हैं वो इंसान पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उस इंसान का बाल इस जादू करने वाले इंसान के हाथ में है, इस वुडू मैजिक को करने वाले इंसान के हाथ में है, तो वो उससे कुछ भी कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वुडू तंत्र सबको आना चाहिए, विधिवत, वरना वुडू करने वाले को सबसे पहले इसलिए शायद जो वुडू करते हैं तो आगे से मैंने बताया। इसी तरीके से मंदिर में ये सब चीजें होना, हाउ इज इट लाइक सिग्निफिकेंट? यार ऐसे तो सब चीजें प्रचलित हैं। ऐसे तो काशी विश्वनाथ भी प्रचलित है, ऐसे तो उज्जैन प्रचलित है, ऐसे तो बालाजी भी बहुत प्रचलित है। लेकिन आप जरा देखें, एक बार गौर करें, कामाख्या एक शक्तिपीठ है। उस जगह को आप हॉन्टेड नहीं कह सकते। लोगों ने इतना ज्यादा उसको बना दिया है कि वो हॉन्टेड लगता है। काशी एक बहुत प्योर प्लेस है, वो हॉन्टेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपको ऊर्जाओं को समझना ना आए और आप उसे महसूस न करें, मत माने कि वो जगह ऐसी है। चलिए fair enough, let's talk about, कि आपने तंत्र की बात करी, मंत्र की बात करी, यंत्र के बारे में बात करने में थोड़ा सा रह गया। ये जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लोग तावीज बांधते हैं, लोग एक और भी इस किस्म के यंत्र करते हैं। तो इज देयर एनी sort of a science behind that? कुछ pseudo साइंस है जो इसके पीछे है, या बस ये बस मान्यताओं का खेल है? देखिए, तंत्र, मंत्र, यंत्र सब एक दूसरे से कनेक्टेड है एक तरीके से। यंत्रों में भी ताकत होती है, जैसे हर धातु की अपनी एक ऊर्जा होती है, ये आप मानते हैं जी। उसी तरीके से अष्ट धातु जो होती है उसकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है। अष्ट धातुओं को जब मंत्र विधान के साथ मंत्रित करके किसी घर में स्थापित करते हैं तो यंत्र अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें उच्चारण की दुनिया है, उसमें कई सारी चीज़ें निकाली। और इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग वशीकरण बोलते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है, सोशल मीडिया में obviously बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ट्रेंडिंग किस्म का ब्लैक मैजिक है जो काफ़ी लोग ट्राई कर चुके हैं, काफ़ी लोग ट्राई करना चाहते भी हैं। तो कितनी रियलिटी है वशीकरण जैसी प्रोसेसेस में, अगर मैं आपसे पूछूं तो? पहली बात तो मैं अगेन इसे काला जादू नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काला जादू नहीं है, ये एक तंत्र में आता है। जितने भी षटकर्म भगवान शिव द्वारा रावण को बताए गए थे, रावण संहिता में जिसका मेंशन है, वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए बताए गए थे, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। वशीकरण के जो तरीके हैं, रावण संहिता ओरिजिनल जहाँ पर है, उस रावण संहिता में भी तरीका लिखा है और मंत्र विधान नहीं लिखा है। हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है। अगर कोई तरीका ये है कि पेड़ की छाल ले आओ, उसे अपने खून के साथ पीस कर किसी चीज़ में मिला के खिला दो, अगर ये कोई तरीका है तो हमेशा उस पर एक मंत्र पढ़ा जाएगा, जो मंत्र उसे और कारगर करेगा।
अब उसे यंत्र के तरीके यूज कर सकते हैं। तो जब तक आपको मंत्र विधान नहीं पता आप किसी भी तरह के वशीकरण को कारगर साबित कर ही नहीं सकते। पर उससे पहले फंडामेंटल सवाल ये आता है अर्श कि वशीकरण जैसी चीज क्या आपको लगता है इज इट अ फेयर पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली दिस इज किया जा सकता है। तो अर्श अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नॉर्मल हिप्नोटिज्म सम्मोहन में और वशीकरण में क्या फ़र्क है। तो कोई इंसान अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के माध्यम से सम्मोहन के माध्यम से तो आपको अपने वश में कर सकता है। देखिए षटकर्मों में सबसे पहला जो षटकर्म आता है वो होता है मोहन। मोहन वही सम्मोहन हो जाए जब आप मोह लेते हैं किसी को। देखिए बहुत बड़ा फर्क है जब कोई मोहित हो जाता है आप पर तो वो अपने दिल से आपके साथ रहता है। लेकिन वहीं पर जब कोई ज़बरदस्ती वश में करने की कोशिश करता है कहने का मतलब वो हमारे अंदर में काम कर रहा है हमारे वश में आ गया तो वो काम तो करेगा वो सारी चीज़ें वो करेगा पर वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा अपने दिल से नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है मोहन और वशीकरण में। कुछ चीज़ों की बड़ी मान्यताएं होती हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल पीली सरसों का कहते हैं कि पुराने जादू में बड़ा इस्तेमाल होता है। या फिर अगर आप सिंपल सी चीज़ ले लें चावल जब किसी लड़की की शादी होती है और जब वो किसी घर में एंटर करती है तो चावल के कलश पे लात मार के एंटर करती है। हाँ या फिर आप एक चीज़ देख लेना कि चौराहों पे कई बार हम सुनते हैं कि लोग किसी कलश में जादू टूना करके उसे चौराहे पर रख देते चौराहे पर रख दो। और इन सारी चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है और वो है नींबू मिर्ची। शायद नींबू मिर्ची यस बड़ी सिंपल हर घर में पाने वाली चीज़ है कि लोग घरों में नींबू मिर्ची लटका के रखते हैं। घोड़े की नाल लटकाते हैं यस उल्टी गुड़िया काली वाली उसको लटकाते हैं। तो और इन सब चीज़ों के बीच में सच्चाई क्या है और ये नज़र लगने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप नींबू मिर्ची के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो आपने राहुल कई बार देखा होगा कि चौराहे पर नींबू मिर्च पड़ी होती है। कभी कभी वो कुचल दी जाती है किसी के पैरों से और कभी कभी नहीं राइट। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर उसके ऊपर से आप गुजर जाओगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है। बहुत बार एग्जैक्टली और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं तो गुजर गया पर मुझे कुछ हुआ नहीं। ये भी सुना। इस बात को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ ऐसे पदार्थ हैं बेसिकली जैसे लौंग हो गया नींबू मिर्चे हो गया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूँगा। ओके जैसे आपने कई सारे बड़े मंदिरों के अंदर देखा होगा कि आरती होती है तो आरती अगरबत्ती से नहीं होती है लेकिन लौंग कपूर से होती है। देखा होगा आपने शायद कपूर या लौंग की आरती होती है। हाँ जी। तो लौंग जैसे कि मान्यता ये है कि लौंग एक नेचुरल नेगेटिव एब्जॉर्बर है। वो एनर्जीज होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लौंग होती है वो सारे लोगों के सर से उतारी जाती है और आरती के समय उस प्लेट में इकट्ठा कर दी जाती है। प्लेट में इकट्ठा करने के बाद कपूर की अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में कई तरह की अग्नियां हैं लेकिन कपूर की अग्नि को बहुत पवित्र ऊर्जा में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन सबको लौंग में एब्जॉर्ब करके उस पवित्र अग्नि में समर्पित कर देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है नज़र उतारने का जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम नींबू मिर्ची के कॉन्सेप्ट पे। ऐसा कहा जाता है कि नींबू मिर्ची को सर से उतारने के बाद या फिर दुकान के बाहर लटका देते हैं तो किसी की भी जो बुरी नज़र होती है वो उसमें पड़ने लगती है और थोड़े दिन के बाद वो अब ये कह लें कि नेचुरली या फिर उस नज़र लगने की वजह से जल्दी काली या फिर ख़राब हो जाती है। और जैसे ही ये होता है उस नींबू मिर्ची को उतार कर किसी चौराहे पर डाल देते हैं और डालने के बाद वहाँ से बिना पीछे मुड़े वापस लौट कर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप नज़र उतार रहे हो कहीं चौराहे पर रख के आ रहे हो तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। कभी आपने सोचा कि ये क्यों होता है। नॉट रियली। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जब मेरे फादर का पिंडदान हुआ था जी तो पिंडदान के बाद
अच्छा खासा सुन रहा था देखो। कहाँ चले गया वो सुनने का? हाँ भैया, वो सुन रहे थे तो कहाँ चले गए? आप ऊपर नहीं आ रहा हूँ। अली पीली कॉल मारो। अली कॉल करता हूँ। कौन है? मुनवर। लगा भाई प्लीज, बहुत अच्छा दिखा मैं कुछ का बयान। अब मुझसे जाना है पता नहीं है। अरे वो कौन था ना काली पीली पे? मैं तब नहीं सोचता था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप पिंडदान की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन कहते हैं जब आप किसी नेगेटिविटी को अपने शरीर से उतारते हैं या फिर किसी भी जगह से उतारते हैं और उसे चौराहे पर ऐसी जगह पर जहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं। दिशाएं तो बेसिकली वैसे 10 हैं, लेकिन वो 4 दिशाएं जहाँ होती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, एक तरीके से भ्रमित हो जाती है कि उसे दरअसल किस दिशा में जाना है। इसीलिए चौराहे को ज़्यादा कारगर माना गया है। इसीलिए चौराहे पर नींबू मिर्च, आपने चौराहे पर जैसे आपने सवाल में पूछा था कि हांडी रख देते हैं, कोई खाना भी रख देता है कभी कभी इंसान, तो यही रीज़न है कि चौराहे पर ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को असर करती हैं, कुछ को नहीं करती। उसके पीछे का एक सीधा सा रीज़न है राहुल कि कुछ लोगों की इच्छा शक्ति, कुछ लोगों की विल पावर इतनी मजबूत होती है कि उनके स्पिरिट, उनकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो उनको किसी भी तरह की ये ऊर्जाएं या नेगेटिव ऊर्जाएं उनकी एनर्जीज को इंटरफेयर नहीं कर पाती। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा नज़र का। अब नज़र लगती कैसे है? जैसे आपने सुना होगा कि अच्छे से बन के मत जाओ वरना नज़र लग जाएगी, ये काम मत करो वरना नज़र लग जाएगी। मैं सारे सवाल का जवाब एक साथ ही देता हूँ कि नज़र लगने का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अनोखा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर इंसान का एक हायर सेल्फ होता है, राइट? ओके। वो हायर सेल्फ जब किसी कन्विक्शन पावर के साथ बोला जाता है, जैसे मैंने सामवेद का एग्जांपल दिया था कि ध्वनि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है श्राप में, जैसे मैंने बताया था ये सारी चीज़ें, तो उसी तरीके से नज़र में भी, मतलब जो हम देखते हैं किसी चीज़ को, उसमें भी एक कन्विक्शन पावर होती है। आपने बहुत सारे साधुओं को इस तरीके से करते हुए देखा होगा कि वो बस एक नज़र घूर देते हैं और इंसान अजीब सा बिहेव करने लगता है। कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सुना तो है, एग्जैक्टली, मतलब महसूस नहीं किया होगा पर सुना ज़रूर होगा। तो ये भी एक तरीके की नज़र ही है। नज़र अच्छी बुरी दोनों ही होती है। अच्छी नज़र लग जाए तो इंसान पनप जाता है, और कहा जाता है कि बुरी नज़र लग जाए तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नज़र भी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी जब इंसान के पास आती है तो सामने वाला इंसान डिस्टर्ब हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, अगर उसकी नज़र में कन्विक्शन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन अगर हम वहाँ ना जाकर काला जादू और टोने टोटके पर देखें तो आज भी इस पूरे इंडिया में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर अंधविश्वास के नाम पर, जहां पर भूत प्रेत के नाम पर इतना तगड़ा अंधविश्वास है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने किसी से तरीके सुन लिए, वो तरीके आजमा रहे हैं, उन पर काम नहीं आ रहे तो वो दूसरे पर आजमा रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको उसका सोर्स नहीं पता। कई सारे ऐसे गांव हैं राहुल जहां पर औरतों को डायन समझकर जला दिया जाता है जिंदा, इस डर से कि कहीं कोई चुड़ैल आकर, कोई डायन आकर उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाए। ये सब ज्ञान की कमी के कारण है, वरना काला जादू नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, टोटके एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी ने सही से उसको साध लिया है मंत्र विधा के अनुसार तो वो उसको कारगर सिद्ध कर सकता है, कुछ लोग करते भी हैं। और एक चीज़ मैं इतना ही कहूँगा कि जो काला तंत्र करता है, जो बुरा तंत्र करता है, शायद वो कोई लिसनर ही हो, कोई सुन ही रहा हो, एक ही मेरा कहना है, ऐसा महामहिम पुराण में भी वर्णित है कि जिसने भी ऐसा काम किया, काला तंत्र या बुरा तंत्र, एक तरीके नीच कुल का तंत्र, उसकी मौत के समय एक भी इंसान उसके आसपास नहीं रहेगा। बहुत ही दयनीय मौत होगी, ये कन्फर्म। लेकिन मैंने सुना है कि लोग काला जादू करके इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे आत्मा ले आते हैं, जिसे आम भाषा में हम श्रापित होना बोलते हैं। तो ये श्राप जैसी चीजें वाकई में होती हैं क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल एनाबेल। इन सभी सवालों का
अंदर प्रवेश करती है, पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद एग्जॉर्सिज्म होता है। लेकिन अक्सर कई बार हम लोगों ने ये भी सुना है कि आत्माएं कई बार एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी, एक निर्जीव वस्तुओं के ऊपर भी आ जाती हैं, फिर उसके माध्यम से वो जो करना चाहती हैं शायद करती हैं। तो इज इट अ रियलिटी? और क्या एनिमल जैसी डॉल वाकई में कोई थी और उसके अंदर किसी की आत्मा थी, और थी तो कैसे पता लग पाए कि इसके अंदर आत्मा है? आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपने श्राप की बात करी मुझसे? क्या आपने श्रापित वस्तुओं की बात करी मुझसे? क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपका सवाल सुन पा रहा हूँ, उस हिसाब से सिर्फ एनाबेल ही नहीं, उस हिसाब से ओईजी बोर्ड भी है, नेशनल लाइब्रेरी भी है जो हॉन्टेड है। उस हिसाब से इंडिया के कई सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो हॉन्टेड जो लोगों का खून करती है, और ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम बाहर ना जाकर अपने इंडिया में ही देख तो चलिए आज ठीक है, इसी पे एक सवाल करते तो श्रापित वस्तुएं जैसे कि हमने बताया, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जी, इज इट अ रियलिटी? और क्या क्या हम लोग, क्या एक इंसान किसी और इंसान को, लोग बददुआएं तो देते हैं, जी, बददुआएं देने का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लोग क्या एक दूसरे को श्राप दे सकते हैं? और क्या किसी के भी श्राप देने से क्या वो श्राप वाकई में फलता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि श्राप और बददुआएं जो होती हैं, उसका भी अपना एक फल होता है। वेदों में एक बात लिखी है कि हर वरदान के साथ एक अभिशाप आता है। वरदान के साथ एक अभिशाप, एग्जैक्टली, या हर अभिशाप के साथ एक वरदान होता है। एवरी ब्लेसिंग कम्स विद अ कर्स। शायद आपने सुना भी होगा कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि एवरी कर्स इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कर्स की अगर हम बात करें, श्राप की बात करें, आपने सुनी होगी, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, हमारे सनातन धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार भी एक सारी ऐसी कहानियां हैं। एक बहुत सारी कहानियां सुनी है, नारद मुनि को कुछ कहा गया था, महर्षि परशुराम थे, उनको श्राप दिया गया था। तो बिल्कुल कहानियां सुनी है सब। तो श्राप का मतलब एक तरीके से बदला लेना, मतलब ऐसा नहीं है किसी इंसान को कोई चीज के लिए कोई जो चीज आप पसंद नहीं आई है, लेकिन उसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी काम कर रही है, उसमें आपका हायर सेल्फ भी काम कर रहा है। सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस नहीं, आपका अनकॉन्शियस माइंड भी एक साथ गैदर होकर एक साउंड जनरेट कर रहा है। तो वो साउंड जिस कन्विक्शन पावर से बोली गई होगी, आपने कन्विक्शन पावर के बारे में सुना होगा जी, तो बिल्कुल। वो साउंड जिस कन्विक्शन पावर से बोली होगी, जितनी आपकी अवेयरनेस होगी, आपने जिस कन्विक्शन पावर से उसे कहा होगा, वो उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी से बाइंड हो जाएगी, क्योंकि एनर्जीज डू वांट टू बाइंड देयर सेल्फ। आज एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शायद आपने नाम सुना होगा कि आप किसी चीज को अगर कोई डायलॉग है, कोई कामयाब जो है आपको उसमें बनाने में लग जाती है, तो क्या ये आइदर वेज काम करता है? क्या मैनिफेस्टेशन अचीवेबल दोनों हो सकती है सच, और ना सिर्फ अपने लिए औरों के लिए भी? सी, अगर मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो 2 मिनट के लिए मैं श्राप को रोकता हूँ और मैनिफेस्टेशन के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी डिफिकल्ट। तो मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करती है। अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, आपने सुना होगा कि यार मैंने तो ये सोच रखा था, मैं इसके लिए डन हो गया था और वैसा हो गया, मैंने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ हो गई। बिकॉज जब तुम अपने हायर सेल्फ, बिकॉज हर इंसान के अंदर उसकी स्पिरिट है, उसका हायर सेल्फ है, तो उसे पहला चीज लाइक अ श्राप, हमारी कन्विक्शन पावर से बोली गई एक चीज है किसी चीज को, तो जब उसी कन्विक्शन पावर से, उसी पावर से, उसी साउंड फ्रीक्वेंसी कि हमारी फ्रीक्वेंसी का एक बहुत भारी रोल होता है हमारी जिंदगी में। तो जब उसी फ्रीक्वेंसी से जब आप यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, उसी कन्विक्शन पावर से एक हायर सेल्फ से कुछ कहना चाहते हैं, इधर वो यूनिवर्स हो, आपका कोई हायर सेल्फ हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क करने लग जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तुरंत वर्क करती है, कि आपने बात मैनिफेस्टेशन से बोला है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो करने लग जाती है। धीरे धीरे एनर्जीज उस तरफ जाना
आपकी बोली गई चीजें कारगर साबित होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सबका सही होगा, नहीं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैनिफेस्टेशन सबकी वर्क करे। अफर्मेशंस रखनी चाहिए, पॉजिटिवनेस रखनी चाहिए, बिकॉज इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप निगेटिव नहीं हो सकते। आप शून्य रहेंगे तो आप निगेटिव की तरफ जाएंगे। देयर इज नो सब्सटेंस जो आपको पॉजिटिव की तरफ खींच सके अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। Okay. यस। तो anyways, Arsh, coming back to the question I just asked you कि Annabelle doll के बारे में अगर आप थोड़ा बात कर सके, like I'm pretty sure उस केस के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा उसके बारे में। So वो केस था क्या, Annabelle का केस? मेरी नज़र में ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि क्वेश्चन से भरा केस था, क्योंकि हर बार उस डॉल को अलग अलग तरीके से रखा जाता था, पर पता नहीं कैसे वो डॉल अपने आप उस जगह आ जाती थी। वो डॉल लोगों का खून करने लग जाती थी, पर उस पर खून के निशान नहीं होते थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन एनाबेल मेरी नज़र में श्रापित थी। दरअसल एनाबेल खून नहीं करती थी, उस पर जो श्राप लगा हुआ था वो ऊर्जाएं खून करती थी। आई गेस आपके दिमाग में अब क्वेश्चंस के लाइन लग गई होगी। नहीं, मैं आई थिंक एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और स्टोरीज। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि क्या एनिमल टाइप का कोई केस आपने इंडिया में खुद हैंडल किया है, और अगर आप इफ यू आर ओके यू कैन जस्ट डिस्कस अबाउट दैट केस। राहुल, एनाबेल जैसा केस मैंने हैंडल तो किया है। बैंगलोर का एक केस था। मैं नाम और जगह जहाँ पर वो रहती हैं वो मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँगा। तो उस केस में क्या हुआ था कि एक लेडी ने हमारे ग्रुप में एक फ़ोटो भेजी। हमारा एक ग्रुप था पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ का, और उस फोटो में एक छोटा सा जैसे पांडा होता है, बेबी पांडा जिसको कहते हैं, सॉफ्ट टॉय, छोटा सा सॉफ्ट टॉय था, वो पीछे की एक अलमारी में रखा हुआ था। दूसरी फोटो में वही सॉफ्ट टॉय नीचे सोफे पर रखा हुआ था, और तीसरी फोटो में वही पांडा बेड के बीचों बीच उल्टा मुंह करके बैठा हुआ था। और जो वीडियो थी आखिरी, उस वीडियो में वो पांडा पहले उस ऊपर वाली अलमारी पे था, डोंट नो हाउ, कैसे नीचे गिरा वो, जबकि नीचे गिरने का कोई चांस नहीं था। और एक अलग मोमेंट पर ऐसा लगा कि कैमरा इस तरीके से सेट था कि सोफा और उसके ऊपर की चीज़ें दिख रही थी, ज़मीन नहीं दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी विजिबल हो रही थी। ओके। पर वहाँ कोई था नहीं, ये कंफर्म था, क्योंकि उस लड़की ने पूरा प्रूफ भेजा। तो देखा कि जैसे ही वो पांडा नीचे गिरा, करीबन 1-2 मिनट के बाद वो सीधा उठ के बैठ गया। ये आपने वीडियो पे देखा? ये मैंने वीडियो पे देखा, और ये मेरे पास वीडियो आज भी है। वो सीधा उठ कर बैठ गया। यकीन मानिए कि इतना ज़्यादा कहने में एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, पर ये हॉरिफाइंग था कि वो ऑब्जेक्ट भी श्रापित था। लेकिन उस ऑब्जेक्ट ने क्या अपने मालिक को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी? जैसे एनाबेल की डॉल खून कर देती थी, तो जो बैंगलोर वाली लेडी थी, उसने बताया कि नुकसान कुछ नहीं, पर जो भी नई चीज़ आ रही है वो 1-2 दिन में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गंदी हो जा रही है। जैसे नया टीवी आया था, उस टीवी के ऊपर सबसे पहले उसने उस पांडा को सेट किया रखा। अगले दिन वो टीवी टूट चुकी थी, उसे वापस रिपेयर कराया और क्या बोले मामा? जगह पर रख दिया। थोड़े समय के बाद जिस सोफे पर वो दिखा था, उस सोफे पर अपना हाथ में आ रही है? चीज़ पड़ने लगी और उससे रुइयां निकलने लगी। कब? पता नहीं कैसे, एक ही रात में। जब इनकी रात में स्क्रैचेस पड़ गए सोफे पे। Exactly, और जबकि वो लेडी अकेले थी, किसी के साथ नहीं रहती थी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और आए, या कोई बिल्ली आए, या कोई और जानवर आए जो उसे करे। और उसने बताया भी कि उसने उस पांडा को किसी बच्चे को देने की कोशिश करी, तो जैसे ही उसने दिया, उस रात उस बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। ओके। और वो बच्चा आईसीयू में एडमिट हुआ। लेकिन एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात थी, उस बच्चे के हाथ में वो पांडा था, और वो उसे इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसका हाथ टूट जाता अगर उसे निकालने की कोशिश करते तो अर्श, ये केस जो पांडा वाला आखिर सॉल्व आपने किया कैसे? तो राहुल, अगर मैं सच बताऊं तो वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। क्या? जी बिल्कुल, वो कुछ ऐसे केसेस में से है मेरे जो सॉल्व नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं हर केस को सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो समझ के पड़े होते हैं,
जिनको हम अपना अगर ज्ञान भी लगा लेना तो शायद वो सॉल्व हो नहीं सकता। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पांडा है जिसका आपने जिक्र किया था, तो पांडा अभी भी है, अभी भी पोजेस्ड है और अभी भी उस फैमिली के लोगों को वो शायद प्रॉब्लम्स दे रहा है। वो पांडा आज भी मौजूद है, वो सॉफ्ट टॉय जो पांडा हम लोग जिसको बोल रहे हैं वो आज भी मौजूद है, उसी घर में है। पर जितना मैंने किया वो सिर्फ ये किया कि उस लड़की को उस सॉफ्ट टॉय के बॉन्ड से दूर कर दिया। तो अब वो जो सॉफ्ट टॉय है वो उस घर में है और उस घर में प्रेम हो गया। और स्टिल आप जाएंगे उस घर में तो उस सॉफ्ट टॉय को देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है वहाँ के आसपास के लोगों का ये मानना है कि वो रात अमित? ऐसे निकले उस घर के पास से, तो उन्हें वो सॉफ्ट टॉय कभी गेट पर आपको मालूम कि ब्लैक मैजिक पर गेम ये कोई चीज नहीं है, ये सब किसका काम है मालूम? डॉल रखी देखो, उस डॉल पे अबू जी का बाल या मेरा बाल या किसी का बाल लेके काम करते और एक्सपर्ट लोग करते वो काम। अगर कई बार कुछ लोग नहीं ये सब चीज़ें काम नहीं आती, सिर्फ अपना बाल काम आता। या सुन लो आपको वही चलो क्या हुआ? देखिए वशीकरण जो है वो षटकर्म में आता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। षटकर्म जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। तो ये षटकर्म है जो इनको भी लेके जाना बेटे। रावण को बताए थे, उपदेश दिए थे, जिसके बारे में बताया था, उसके बारे में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। पर हम आते हैं बॉन्ड पे। काई भी नहीं जा रहे उस ऑब्जेक्ट के साथ एक काई नहीं जा रहे काई भी नहीं जा रहे मैंने उसे उसके बाद समाप्त कर दिया था। मैंने सिर्फ इतना ही करा। वो करने का तरीका या फिर कह सकते हैं प्रोसीजर सिर्फ यही था। पहले ये पता करा कि वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट एक्चुअली में श्रापित किस वजह से है। उसको किसी इंसान ने श्रापित किया है, किसी तांत्रिक क्या हालत है ये घर की हुआ? से बांध दिया माँ है, क्यों खा के वो रखे? श्रापित हो गया है। मैं आपको तरीके बता उठो, रहा हूँ, गिलास लो। अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। ब्लैक हेड स्टॉप बेटी सीवी करो, तकिया सीवी करो। पूरे गाँव में कुछ बोलो। उसने किसी एंटिटी को बुलाया है और उसे एक काम दिया है। कहाँ कर रहा वो है? एंटिटी मैं बता दूं, ये हालत का ड्राइंग रूम है, वो हालत का कमरा है और एक एक जन एक एक कोना पकड़ लें। क्या करते कि बच्चे का क्या है? दीदी का जाली खुली है, गोली खुली, आओ। ये वाली राहत भी गाइस फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, वरना साउथ का आई थिंक कोई किंगडम है, ठीक है? ऐसे भी ऑलरेडी मैं